हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी फरवरी 2024 में होने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। टाइम टेबल तो आपने देखा ही होगा। बोर्ड एग्ज़ाम का सिर्फ एक दिन की छुट्टी दी है केमिस्ट्री पेपर के लिए। इस एक दिन में 16 चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करें, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, किस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर में कौन से पॉइंट्स लिखे, हर पॉइंट पे कितने मार्क्स रह सकते हैं, ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। किसी भी चैप्टर में एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से टॉपिक पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हर क्वेश्चन के आंसर में कौन से पॉइंट्स लिखना है और एग्जैक्टली मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे। इस वीडियो में पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चैप्टर से, उसका नाम है सॉलिड स्टेट, जिसका वेटेज है 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म विथ एग्जाम्पल्स। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन करते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फ मतलब यूनिट। तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सेम रहता उन्हें कहना आइसोमॉर्फस। तो आपको पहले डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमॉर्फस। इस पे आधा मार्क रह सकता है। देन एक एग्जांपल भी लिखना, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एग्जांपल लिखोगे, आधा मार्क रहेगा। देन पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स यूनिट। एक ही सब्सटेंस जब कई सारे फॉर्म्स में हमें मिलता है, दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी द पॉलीमॉर्फस। डेफिनेशन लिखना, ए सिंगल सब्सटेंस दैट क्रिस्टलाइजेस in 2 or more forms under different conditions is called पॉलीमॉर्फस। आधा मार्क किस पर रहेगा। और एग्जाम्पल कई सारे आपके सिलेबस में दिए हैं, जैसे कि कार्बन है, देन कैल्शियम कार्बोनेट है या सिलिका। 3 में से कोई भी एक लिखना। कार्बन हम लिखेंगे जिसके 3 एलोटोप्स है, सबको पता ही है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेन। आधा मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। आपको डिफरेंस किस प्रकार से लिखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल। लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं रहता। इसलिए पहला पॉइंट आप लिखोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैव रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एमोर्फस में रहेगा दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है, एमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा। देयरफॉर दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। आप लिखोगे इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसका जस्ट कंट्रास्ट अपोजिट रहेगा। इन एमोर्फस सॉलिड लिखोगे दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थर्ड पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड कोई भी लेना, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड रहता है, स्पेसिफिक रहता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है। इसका मतलब पूरा का पूरा सॉलिड सिर्फ एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। लेकिन एमोर्फस में ऐसा नहीं होता है, उनको हीट करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होंगे। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दे मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए थर्ड पॉइंट लिखना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एमोर्फस में दे नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट मिलती है, इसलिए उनको कहना एन आइसोट्रोपिक। तो एमोर्फस सॉलिड्स में डिफरेंट डायरेक्शंस में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू सेम रहता है, देयरफॉर दे आर सेड टू बी आइसोट्रोपिक। तो चौथा पॉइंट,
दे आर एनिसोट्रॉपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखना, एमॉर्फस में दे आर आइसोट्रॉपिक। ऐसे 4 पॉइंट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेफाइट इज ए कोवेलेंट सॉलिड yet soft and good conductor of electricity, explain। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे रहता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल प्लेनर रहता है जिसमें कई सारी लेयर्स एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अब इन लेयर्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस रहता है जिसके कारण ही ग्रेफाइट सॉफ्ट रहता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? ग्रेफाइट हैज़ ए 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर। It is soft due to weak van der Waals forces of attraction between different layers। इस पे 1 मार्क रहेगा और यही पॉइंट्स लिखना है, इसके अलावा और कोई पॉइंट आप नहीं लिखोगे। बाद में सेकंड क्वेश्चन कौन सा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? sp2। अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 4। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में चले जाते हैं जो लोकलाइज्ड रहते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहता है वो डीलोकलाइज्ड रहता है, फ्री रहता है, कहीं भी घूम सकता है ऑल ओवर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसलिए आंसर में लिखोगे इन ग्राफाइट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ज़्यादा कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 3, लेकिन चौथा रिमेन फ्री। बाद में लिखोगे इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। इस पे 1 मार्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन यूनिट सेल। 1 मार्क का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछा गया था। अब देखो, सभी प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यूनिट सेल से ही बनते हैं। सबसे पहले लैटिस पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़कर यूनिट सेल बनाते हैं और बाद में यही यूनिट सेल्स तीनों डायमेंशंस में बार बार रिपीट होने के बाद हमें मिलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन एक्जैक्टली कैसे लिखना? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज यूनिट सेल। सिर्फ डेफिनेशन ही लिखना, कोई फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एज लेंथ, इंटरफेशियल एंगल्स ये वगैरह शो करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, give the number of crystal systems and Bravais lattices in crystalline solids। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सिर्फ क्रिस्टल सिस्टम्स और Bravais lattices का नंबर लिखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम्स है, CTOMTHR। C मीन्स क्यूबिक, T मीन्स टेट्रागोनल, O मीन्स ऑर्थोरोम्बिक, M मीन्स मोनोक्लिनिक, T means triclinic, H means hexagonal and R means rhombohedral। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में टोटल 14 प्रकार के यूनिट सेल्स पॉसिबल है। इसे इन्हीं यूनिट सेल्स को हम कहेंगे ब्रेविस लैटिसेस। इसीलिए आंसर लिखते समय देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऐसा लिखना है। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। मार्किंग स्कीम बदल भी सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC को ही दूसरा वर्ड यूज किया जाता है CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज पैक्ड। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं? एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर्स। आधा मार्क किस पर रहेगा? कॉर्नर्स पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे? 8, क्योंकि क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। और फेसेस कितने रहते हैं? 6, इसलिए 6 फेस सेंटर्स पार्टिकल्स रहेंगे। फिर आपको लिखना पड़ेगा हर कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना रहेगा? 1/8। क्यों? बिकॉज ईच कॉर्नर पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 8 अदर यूनिट सेल्स। अब एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 8 पार्टिकल्स का कितना होगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मिलेगा। देन जो फेस के सेंटर में पार्टिकल्स होते हैं दीज आर शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। इसलिए एक यूनिट सेल में एक फेस सेंटर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/2। देयरफॉर contribution of all the particles present at the face centers in a unit cell equals 1/2 into 6 equals 3,
हैस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैसे रहेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 1 + 3 = 4, आधा मार्क रहेगा। इस प्रकार से 2 मार्क का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। 2 मार्क का डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। इससे हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिलेगा इक्वल्स A³ बाद में लिखना है कि समझो एक पार्टिकल का मास m इतना है और ऐसे n पार्टिकल्स एक यूनिट सेल में है, तो मास ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे, m × n, इस पे आधा मार्क रहेगा। देन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो इक्वल्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स, फॉर्मूला आप सबको पता ही है डेंसिटी का, वही फॉर्मूला यूज करना जो अभी तक हमने यूज किया है। इसमें हम वैल्यूज रखेंगे मास और वॉल्यूम दोनों का। तो मास कितना रहेगा, m × n, वॉल्यूम कितना है A³, इक्वेशन नंबर 2, इस पे भी आधा मार्क रहेगा। देन मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस हम फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला है मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। क्या आपने पढ़ा है एवोगाड्रोस नंबर किसे कहते हैं, तो बेटा 6.022 × 10⁻23, इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। लेकिन हम यहाँ नंबर नहीं लिखेंगे, यहाँ सिंबल यूज करना पड़ेगा Na। N स्टैंड्स फॉर नंबर, A स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रोस। इस पे आधा मार्क रहेगा। इसे रीअरेंज करेंगे, स्मॉल m का वैल्यू हमें मिलेगा कैपिटल M/Na, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें डेंसिटी का इक्वेशन मिलेगा रो इक्वल्स n × m/A³ × Na, आधा मार्क इस लास्ट स्टेप पे रहेगा। ऐसे 2 मार्क का डेरिवेशन आपको लिख के देखना पड़ेगा, सिर्फ याद करोगे तो डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन एग्जांपल ऑफ each HCP and FCC structures. Give the layer arrangement in SCP and FCC structures। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आंसर में जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, थोड़ा सा ही लिखना है। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू SCP स्ट्रक्चर, हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स है SCP स्ट्रक्चर्स के, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है जिंक, 2 में से आप कोई भी लिख सकते हो। एंड AG बिलोंग्स टू FCC स्ट्रक्चर, इसके भी 2 एग्जाम्पल हमारे पास है, एक है कॉपर, दूसरा है सिल्वर, 2 में से कोई भी लिख सकते, 1 मार्क हो गया। देन HCP में अरेंजमेंट कैसे रहता है, लेयर अरेंजमेंट, तो AB टाइप रहता है, लेकिन FCC में रहेगा ABC टाइप अरेंजमेंट। इसको आप अच्छे से मकअप करके रखना ताकि आगे चल के अगर MST सेट में या JEE में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स A and B। द एटम ऑफ B फॉर्म CCP स्ट्रक्चर, CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज पैक्ट होता है विच इज इक्वलेंट टू FCC। The atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral wards. What is the formula of the compound? ऐसे क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब इसका आंसर कैसे निकालना, तो बेटा 2 प्रकार के एटम्स यहाँ यूज़ किए हैं, 2 में से जो स्ट्रक्चर बनाता है उसका नंबर n लेना। अब यहाँ स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, B, इसलिए B के एटम की संख्या लेटेड B कैपिटल N। फिर टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स कितने रहेंगे, तो अगर एटम्स n रहते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स की संख्या ऑलवेज 2n ही रहेगी। ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड n ही रहते हैं लेकिन टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स डबल द नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, इसलिए 2n रहेगा। देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, तो A कहाँ है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स में है, कितना ऑक्यूपाई कर रहा, 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा, इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A इक्वल्स कितना होगा, 2n/3, जिसके कारण हमें फॉर्मूला मिल जाएगा A2B3। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर लिखोगे A2B3। क्वेश्चन नंबर 10, द डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 22.4 ग्राम पर cm3। द यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज FCC। कैलकुलेट रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। मोलर मास ऑफ इरिडियम इज 192.2 ग्राम पर मोल। 3 मार्क का ये प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल
बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क का प्रॉब्लम रहता ही है बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब आंसर कैसे किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे एफसीसी स्ट्रक्चर दिया है और एफसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना रहता है 4, देयरफॉर n इक्वल्स 4। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, n इक्वल्स 2 लिखा है, n इक्वल्स 2 आपको नहीं लिखना है, n इक्वल्स 4 रहेगा, इस पर आधा मार्क रहता है। देन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला आप लिखोगे n इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए, आधा मार्क इस पर रहेगा। देन सबकी वैल्यूज पुटअप करना है, उस पर आधा मार्क रहेगा। देन ए क्यूब का वैल्यू आप निकालोगे, यूनिट रहेगा cm क्यूब, देन उससे हम ए का वैल्यू निकालेंगे बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑफ 57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, तो मिलेगा 3.848 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। अब ये जो कैलकुलेशन है आप मैनुअली नहीं करेंगे, ना ही आपको मोबाइल का यूज़ करना है, तो आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाएगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यू हैव टू यूज़ लॉग टेबल वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कैलकुलेशंस आप करोगे विद हेल्प ऑफ लॉग टेबल, आंसर पेपर में एक जस्ट लाइन खींच के बाजू में लॉग के कैलकुलेशंस लिखना है। जो मेन आंसर है उसके बाजू में लाइन खींच के आप कैलकुलेशंस लिखोगे लॉग टेबल्स के, ताकि आगे चल के करेक्ट आंसर लिखने में आपको आसानी होगी। उसके बाद लिखना है फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर रेडियस इक्वल्स a/2√2, ये इस पे आधा मार्क रहेगा। वैल्यूज रखना, आंसर निकालना, इस पे आधा मार्क रहेगा। ऐसे 3 मार्क का प्रॉब्लम रहेगा। तो देखिए आपको लॉग टेबल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लॉग टेबल यूज़ करते समय कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा, एंटी लॉग, ये सब कैसे लेना है उसके रूल्स आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन फ्रेंकेल डिफेक्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब आंसर यहाँ किस प्रकार से लिखोगे, देखो बच्चों, फ्रेंकेल डिफेक्ट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो आयोनिक कंपाउंड्स में देखा जाता है। फ्रेंकेल डिफेक्ट क्यों निर्माण होता है, क्योंकि कुछ सॉलिड्स, कुछ आयनिक सॉलिड्स बनते समय कैटायन और एनायन अपने रेगुलर साइड से निकलकर इंटरस्टिशियल साइड्स में चले जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन एन आयन फ्रॉम आयनिक सॉलिड लीव्स इट्स रेगुलर साइड एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइड इज नोन एज फ्रेंकेल डिफेक्ट। आधा मार्क किस पर रहेगा। अब जनरली इंटरस्टिशियल साइड में कौन ट्रैप होता है, तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर दैन एनायन, जिसके कारण कैटायन ही इंटरस्टिशियल साइड में ट्रैप होते हैं। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, इस पे आधा मार्क रहेगा। देखो सेकंड पॉइंट कैसे लिखोगे, since cations are smaller than anions they can be easily accommodated in the interstitial sites। फिर आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल AgCl का हमने लिया है। फिगर ड्रॉ करते समय आप 2 प्रकार के आयन्स बनाओगे, एक कैटायन, दूसरा एनायन। कैटायन Ag पॉजिटिव का लिखना, एनायन Cl नेगेटिव का लिखना, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या जस्ट प्लस माइनस ऐसे भी इसी प्रकार से भी आप आयंस को लिख सकते हो। लेकिन याद रखना प्लस जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा दिखाना, एनायन का साइज बड़ा रहेगा। बाद में फिगर में आप ये भी दिखाओगे कि कुछ कैटायंस रेगुलर साइड से निकलकर इंटरस्टिशियल साइड्स में चले गए हैं, जिसके कारण वहां वैकेंसी क्रिएट होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय बच्चे गलती कहाँ करेंगे, तो फिगर ड्रॉ करते समय वो कैटायन एनायन नहीं दिखाते हैं, जस्ट सर्कल या स्पेस ड्रॉ करके रखते हैं। जस्ट स्पेयर ड्रॉ करने के कारण आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्पेयर का मतलब होता है जस्ट एटम्स वहां मिस हो रहे हैं फ्रॉम द रेगुलर साइड। लेकिन याद रखना कि फ्रेंकेल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स में दिखाई देता है, कोवैलेंट सॉलिड्स में नहीं। इसलिए आप जस्ट स्पेयर्स नहीं बनाएंगे, तो आपको आयनसी शो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट ऑन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, जिनको हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट भी कह सकते हैं। पहला जो पॉइंट आप किस प्रकार से लिखोगे, डेंसिटी पे असर कैसे लिखना है। देखिए इस डिफेक्ट में कोई भी आयन सॉलिड को छोड़कर नहीं जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कोई भी आयन लॉस नहीं होता है, मिस नहीं होता है, जिसके कारण इस सॉलिड का मास और वॉल्यूम दोनों सेम रहेगा, जिसके कारण डेंसिटी भी रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे
as no ions are missing from crystal structure, density and chemical properties of solid remains unchanged. इस पे 1 मार्क रहेगा। सेकंड लिखना है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किस प्रकार से रहेगी। तो इस आयनिक सॉलिड में कैटायंस और एनायंस दोनों की संख्या इक्वल होती है, इसलिए रिजल्टेंट चार्ज सॉलिड पे कोई बचता नहीं है। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। तो लिखना किस प्रकार से है, सिंस इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इज मेंटेन। इस पे 1 मार्क रहेगा। देखो जितने क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो हमने बताया है उसी प्रकार से लिखना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, कोई डिडक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, NaCl shows yellow color when heated in atmosphere of sodium vapors. Explain। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। देखो जब NaCl को हम हीट करते हैं सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, उस समय सोडियम वेपर्स में जो ज़्यादा के सोडियम एटम्स रहते हैं दे विल अप्रोच द सरफेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब वो सोडियम एटम सोडियम क्लोराइड के सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं। फिर इन्हीं सोडियम एटम्स की तरफ कौन ट्रांसफर होता है, कौन माइग्रेट होता है, Cl नेगेटिव आयंस, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से निकलकर सरफेस की तरफ अप्रोच होता है। इस पे आधा मार्क रहेगा। बाद में डायरेक्टली आप इक्वेशन लिखोगे, बाद में Cl नेगेटिव किसके साथ जुड़ता है, सोडियम एटम के साथ जो सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं, इसलिए डायरेक्ट इक्वेशन आप लिखोगे Na प्लस Cl नेगेटिव गिव्स NaCl विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे आधा मार्क रहता है। बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चले जाते हैं और वही जाके ट्रैप होते हैं जहाँ एनायन लॉस होने के कारण वैकेंसी क्रिएट हुई थी। इस सेंटर को कहा जाता है एफ सेंटर और कलर सेंटर्स। एफ का मतलब होता है फारबे, फारबे मीन्स कलर। तो इसी सेंटर के कारण NaCl में कलर डेवलप होता है, इसलिए इस सेंटर को एफ सेंटर कहा जाता है। अब कौन सा कलर डेवलप होता है, तो NaCl शोज येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। आधा मार्क इस पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर विथ डायग्राम। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं। तो बेटा दीज कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फॉस्फरस टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन। आधा मार्क इस पे रहेगा। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है और यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो पॉइंट्स कौन से लिखने हैं, देखिए इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फॉस्फरस टू Si। आधा मार्क रहेगा। 4 of the 5 valence electrons of phosphorus are utilized in bonding with the closest 4 silicon atoms. Thus, phosphorus has 1 extra electron. These extra electrons in conduction band conduct electricity। आधा मार्क रहेगा। और फिगर आपको बनानी पड़ेगी जहाँ पे सिलिकॉन एटम के बीच में कोई फॉस्फरस एटम आपको दिखाना है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी वहाँ शो करना है। फिगर पे रहेगा 1 मार्क। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन डायमैग्नेटिक सॉलिड्स फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। 2 मार्क का क्वेश्चन है, दोनों डेफिनेशंस लिखना है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम डायमैग्नेटिक सॉलिड्स को लिखते हैं। ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिनके कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इनको अट्रैक्ट नहीं किया जाता, रिपेल किया जाता है। तो अब आंसर में क्या लिखोगे, द सॉलिड्स which are weakly repelled by external magnetic field are known as diamagnetic solid। और कोई भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। हमारे सिलेबस में कुछ ज़्यादा ही एग्जांपल्स दिए हैं, वाटर, बेंजीन, NaCl एट्सेट्रा। इनमें से हम कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। वाटर 1 मार्क यहाँ तक रहेगा। देन फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स में क्या लिखोगे बेटा कि यहाँ पे भी
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने के कारण परमानेंट मैग्नेटिज्म यहाँ डेवलप होता है, जिसके कारण हम कहेंगे कि these substances are strongly attracted by external magnetic field. Therefore, the solids which are strongly attracted by external magnetic fields are known as ferromagnetic solids. Example: आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, CrO2। इनमें से कोई भी एक लिखना, इस पे भी एक मार्क रहेगा। इस प्रकार से गिने चुने 15 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से मगअप करके रखोगे, इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, रिकॉल करोगे, ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन आया तो आप इजीली आंसर लिख पाओगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये तो हमने एक वे आउट निकला है कम समय में स्टडी कैसे करने का, लेकिन अगर समय बचता है तो वो समय आपको उड़ाना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। अब बाकी जो पॉइंट्स बचे हैं उनको भी पढ़ते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपका नुकसान बिल्कुल ही ना हो और आपका स्कोर भी अच्छा आए। थैंक यू।